हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 का अध्याय 5 चल रहा है जिसका नाम है चुंबकत्व। और पिछले वीडियोस में हमने इस पर बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और अभी रिसेंटली जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाले बलिक आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित किया था। बच्चों आपको याद होगा व्यंजक ये था टाउ बराबर कैपिटल एम कैपिटल बी और साथ में क्या था साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन हमसे इस पर आधारित ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आज हम उन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो किस पर आधारित? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाले बलिक आघूर्ण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बलिक आघूर्ण का ये हमने व्यंजक स्थापित किया था। बच्चों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस बलिक आघूर्ण का सदिश रूप बताइए। तो हम देखने जा रहे हैं कि सदिश रूप क्या होगा। तो मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूं कि कभी भी किसी सूत्र को देखकर हम उसका सदिश रूप किस प्रकार बनाते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों कभी हमने 11th में पढ़ा है कि दो सदिशों का गुणा दो तरीके से होता है, एक होता है डॉट गुणा और एक होता है क्रॉस गुणा। बच्चों आप जानते हैं कि डॉट गुणा को अदिश गुणनफल और क्रॉस गुणा को सदिश गुणनफल कहते हैं। देखते हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है ए सदिश, डॉट क्या लिखा है बी सदिश। बच्चों इसकी परिभाषा होती है ए बी कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है? तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है और ए और बी क्या है बच्चों? तो इन दोनों सदिशों के मापांक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, दूसरा गुणा होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ये इसकी परिभाषा होती है। इसमें कोण क्या है? तो इसमें ए और बी इन दोनों सदिशों के मापांक हैं और यहाँ थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। ये इनकी परिभाषा है। बच्चों याद रखिएगा, इस डॉट गुणनफल को अदिश गुणनफल भी कहा जाता है और इस क्रॉस गुणनफल को सदिश गुणनफल भी कहा जाता है। पर प्रश्न उठता है ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि जब दो सदिशों का डॉट गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो एक अदिश होता है, इसलिए इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, और जब दो सदिशों का क्रॉस गुणा किया जाता है तो आने वाला गुणनफल एक सदिश होता है, इसलिए बच्चों इस गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं भी कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इन दोनों की परिभाषाओं में थोड़ा सा फर्क है। जिसमें डॉट गुणा है वहां cos थीटा आता है और जिसमें क्रॉस गुणा है वहां sin थीटा आता है। तो इसका सीधे साफ क्या निकला बच्चों? यदि गुणनफल में कोण आ रहा है sin मतलब वो क्रॉस गुणा है, क्रॉस गुणा है मतलब सदिश गुणनफल है, और जब सदिश गुणनफल है तो जो गुणनफल है वो भी एक सदिश होगा। ठीक है, और यदि कोण आता है cos थीटा तो इस बात को दर्शाता है कि वो अदिश गुणनफल है, और जब अदिश गुणनफल है तो जो गुणनफल आएगा वो भी एक अदिश होगा। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम इसे सदिश रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आप देखें, जब ए बी साइन थीटा को, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब ए बी साइन थीटा को हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश लिख सकते हैं तो बताएंगे एम बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है एम सदिश क्रॉस बी सदिश लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या होगा बच्चों? एम सदिश क्रॉस क्या हो जाएगा बी सदिश, ये हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि जब क्रॉस गुणा आ रहा है मतलब ये सदिश गुणनफल है, तो जो आने वाला गुणनफल है, गुणनफल कौन? टाउ, तो ये भी एक सदिश होगा, और जब सदिश है तो इसके माथे भी तीर का निशान आएगा। तो ये बच्चों इसका सदिश रूप होता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाले बलिक आघूर्ण का सदिश रूप बताइए, तो ये सदिश रूप होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक समझना, यदि हम इस चुंबक को इधर घुमाते हैं तो डेफिनेटली ये कोण घटेगा, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा बच्चों तो ये कोण शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा, इसे स्थायी साम्यावस्था या स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो बच्चों स्थायी संतुलन की अवस्था या स्थायी साम्यावस्था में थीटा का मान 0 होने के कारण क्या होगा? रखते हैं यहाँ पे 0, तो ये हो गया sin 0। बच्चों sin 0 का मान भी होता 0 तो वो अड़ोसी पड़ोसी सबको ले डूबेगा, तो बलिक आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखिएगा कि स्थायी संतुलन की अवस्था या साम्यावस्था में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक पर लगने वाले बलिक आघूर्ण का मान 0 होता है, और वो भी बच्चों न्यूनतम है। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए यदि हम किसी चुंबक को इस अवस्था में रख दें, मतलब यहां से मतलब 0 से घुमाते 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 यहां गया, मतलब 180 डिग्री पर ले आए, ये जो एस ध्रुव था ये इधर आ गया और ये जो एन ध्रुव था ये इधर आ गया। बच्चों ये जो स्थिति होती है जब चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो इससे बच्चों
अस्थायी साम्यावस्था या अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। देखेंगे इस स्थिति में लगने वाला बलिक आघूर्ण कितना होगा। तो बच्चों चूंकि आपने इसको घुमा के उल्टा कर दिया तो बनने वाला ये कोण 180 डिग्री होगा। बच्चों इस 180 डिग्री को हम यहाँ रखें तो साइन 180 डिग्री का मान भी होता है 0। तो क्लियर है, वो भी इन सबको ले डूबेगा तो लगने वाला बलिक आघूर्ण फिर क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे दंड चुंबक की स्थायी संतुलन की अवस्था या अस्थायी संतुलन की अवस्था में लगने वाले बलिक आघूर्ण का मान 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला ऑब्जेक्टिव हम ये देखने जा रहे हैं कि अभी हमने इस चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि छोटे दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो कभी बच्चों हमने ये समझा है कि जब दो सदिशों की दिशाएं परस्पर विपरीत हो और हमें उनका परिणामी ज्ञात करना हो तो उन्हें घटाया जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब हमने छोटे दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो इसके दोनों ध्रुवों पर कितने बल लग रहे हैं? 2। कितने बल लग रहे हैं? 2, जो परिमाण में कैसे हैं समान लेकिन दिशा में परस्पर विपरीत हैं। तो हम देखें नेट बल कितना होगा। तो यदि बच्चों हमें नेट बल ज्ञात करना है तो डेफिनेटली इन दोनों बलों को घटाना होगा। क्यों? क्योंकि इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तो क्लियर है बच्चों, यदि हम एमबी में से किसको घटाएंगे? एमबी को, तो ये दोनों कट जाएंगे और कट जाएंगे तो नेट बल का मान क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब किसी छोटे दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर नेट बल 0 होता है। और नेट बल 0 होता है इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि बल नहीं लगेगा। तो केवल क्या लगेगा? बल आघूर्ण या बलिक आघूर्ण लगेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी छोटे दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगता है, बल नहीं। लेकिन बच्चों यदि इसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा? असमान चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ क्या? इधर तीव्रता कुछ और होगी, उधर तीव्रता कुछ और होगी। बच्चों मान लो इधर तीव्रता 5 है तो डेफिनेटली इस ध्रुव पर लगने वाला बल, तीव्रता मतलब बी का मान कितना? 5, तो इस ध्रुव पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 5m। लेकिन होगा किधर? ऊर्ध्वाधर ऊपर। ठीक है बच्चों, अब देखें मान लो इधर तीव्रता 2 है मतलब बी का मान इधर 2 है तो फिर लगने वाला बल इस ध्रुव पर कितना होगा? 2m हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जब असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो तीव्रता अलग अलग होने के कारण दोनों ध्रुवों पर लगने वाले बलों के परिमाण कैसे होंगे? अलग अलग। लेकिन आप देखें दिशा अभी भी परस्पर विपरीत है और यदि हमें इन दोनों का परिणामी ज्ञात करना है तो इन्हें घटाना होगा। तो घटा के देखते हैं बच्चों, अब परिणामी बल कितना आएगा? तो डेफिनेट 5m में से हम घटाएंगे किसको? 2m को। तो मान कितना आएगा बच्चों? 3m। इसका अर्थ क्या निकला कि अब की बार परिणामी बल 0 नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकला? बल भी लगेगा। अरे इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला कि जब किसी द्विध्रुव मतलब किसी छोटे दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर केवल बल आघूर्ण कार्य करता है, बल नहीं। लेकिन असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो बल आघूर्ण के साथ साथ बल भी कार्य करता है। ठीक है बच्चों, और ये इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।